नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, नैनो प्रौद्योगिकी होता क्या है पहले इसको समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब हम बहुत डेप्थ लेवल पर नहीं जाएंगे। डेप्थ लेवल पर जाने से होता क्या है कि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है। 21 मई को आपका एग्जाम डेट आ चुका है, तो बहुत डेप्थ लेवल पर जाकर वीडियो को हमें लंबा नहीं करना है। शॉर्ट वे में पढ़ते रहना है और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको कम समय में आपको पढ़ना है और इसी वीडियो में उसको याद करने की कोशिश करनी है और समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप ये जो नोट्स देख रहे हैं इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि नैनो नैनो प्रौद्योगिकी क्या है। नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसमें जो पदार्थ के परमाणु होते हैं और अणु होते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है, उसमें जो सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं और अणु कहते हैं। इस सूक्ष्मतम कण को अगर हम नियंत्रित कर लें, ठीक है, मतलब अपने अंडर में ले लें, उसको अपने अनुसार संशोधित कर पाएं, डिजाइन कर पाएं, तो इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। मीन्स किसी भी मटेरियल के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणु और अणु, उसको नियंत्रित करना, उसको संशोधित करना, उसको डिजाइन करना, जिससे हम एक नए पदार्थ का निर्माण कर सके या नया उपकरण बना सके, इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो यहां पर जो लिखा है इसको एक बार फटाफट देख लो। इसमें पदार्थों के परमाणुओं अणुओं को नियंत्रित, संशोधित तथा डिजाइन किया जाता है ताकि नए गुणों वाली सामग्री या उपकरण बनाया जा सके। अब नैनो शब्द जो है ये कहां से लिया गया है इसको भी समझ लीजिए। तो नैनो जो शब्द है ये ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। और ये नैनोज से बना हुआ है, NaNOS। नैनोज शब्द से ये बना हुआ है, ग्रीक से लिया गया है। और नैनोज का जो अर्थ है ये होता है अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, नैनोज का जो शाब्दिक अर्थ है यह है अत्यंत सूक्ष्म। और नैनोज ग्रीक शब्द है, या पूछे कौन सा शब्द है, लैटिन है, इंग्लिश है, ग्रीक है, तो आप लगाएंगे नैनोज एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म। अब ये जो नैनो के आगे मीटर लगा हुआ है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नैनोमीटर क्या होता है। देखिए, मीटर आप समझते हैं, ये मीटर होता है। ठीक है, इस एक मीटर का 1 अरबवां भाग ही नैनोमीटर कहलाता है। इसको जो डिनोट करते हैं वो 10⁻⁻⁹ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो 10⁻⁹ लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁹ ये जो एक आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा 1 मीटर है। इस 1 मीटर का 10/9 यानी कि 9 जीरो आप लगा दीजिए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक का इतना हिस्सा यानी कि इतना सूक्ष्म हो जाता है, उसी को कहते हैं नैनोमीटर। ये समझ गए? तो जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, इसको फटाफट एक बार देख लीजिए। पहला प्रश्न बन सकता है कि एक नैनोमीटर क्या होता है। तो एक नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां भाग। ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 1 मीटर का 15 करोड़वां भाग। इस टाइप से प्रश्न ऑप्शन में दे सकता है। या फिर ऑप्शन में दे सकता है 10⁻⁻9, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10, ऐसे करके भी परीक्षा में विकल्प दे सकता है। या फिर विकल्प दे सकता है 1/10⁻9। अब यहाँ पे ये प्लस में लिखेगा, माइनस में नहीं लिखेगा। जब माइनस में लिखेगा तो ये 1 बटे नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिख देगा। और जब 1 बटे के फॉर्म में लिखेगा तो ये 1/10⁻9 होता है, 1/10⁻8 होता है, या 1/10⁻10 होता है। तो आप वहां पे मार्क करेंगे 1/10⁻9। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बाकी नैनो टेक्नोलॉजी का जो अर्थ है वो भी आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है, उसके परमाणु और उसके अणु को नियंत्रित करना, संशोधित करना, डिजाइन करना, ताकि हम नए उपकरण का निर्माण कर सके, इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र यानी कि स्केल क्या है। जैसे पटरी होती है, पटरी,
ठीक है, ये पटरी है। मीन्स स्केल का मतलब होता है पैमाना, जैसे कितने लेंथ तक का हम नैनोमीटर कह सकते हैं उसको, यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो कितने मोटाई तक काम करती है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो जो कण होगा वो कितने से कितने के बीच में मोटा रहेगा, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काउंट होगा। तो ये 1 से लेके 100 नैनोमीटर के पैमाने पर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नैनो टेक्नोलॉजी का स्केल है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर, यानी कि कह सकते हैं 1 से लेके 100 नैनोमीटर के पैमाने के रूप में ये काम करता है। यहाँ पे 100 लिख लीजिए, ठीक है। 1 नैनोमीटर का मतलब है 1/10 पे पावर 9, और 100 का मतलब है 100 नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 100 गुणे 1/10 पे पावर 9। तो 2 जीरो से जब आप यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/10 पे पावर 7 से लेके 1/10 पे पावर 9 के बीच में इसकी मोटाई हो सकती है। कोई भी कण अगर इतना मोटा है, मोटा क्या है मतलब पतला है कह सकते हैं, मोटा तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि वो पतला हो चुका है। यानी कि कोई भी कण अगर 1/10 पे पावर 7 से लेके 1/10 पे पावर 9 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संशोधित डिजाइन किया जा रहा है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पैमाना है, तो याद रखिएगा 1 से 100 नैनोमीटर ऐसे भी लिख सकता है, या फिर 1/10 से लेके 1/10 पे पावर 9 भी लिख सकता है, या फिर ऐसे लिख सकता है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे भी करके लिख सकता है, इतने से इतने के बीच में। तो किसी भी तरह से लिखेगा तो वो उसका स्केल माना जाएगा और वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल जब आप लेते हैं और उसको आप सूक्ष्म करते जाते हैं, सूक्ष्म करते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो नैनो नैनो कितना सूक्ष्म हो जाता है, यानी कि काफी सूक्ष्म हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उस पदार्थ का जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होता है, यानी कि जो पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, पूर्ण रूप से चेंज हो जाती है। जैसे आपने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड गोल्ड बोले तो सोना, ठीक है, सोना आपने देखा होगा। सोना को अगर हम नैनो स्केल पर ले जाते हैं, या सोना को हम अगर इतना छोटा कर दें कि वो सूक्ष्म हो जाए, नैनो स्केल पर आ जाए, तो वो सोना सोना रह नहीं जाता है। वो सोना जो गोल्ड रूप में था, जिसको हम कहते हैं गोल्डन कलर, अब वो गोल्डन कलर में नहीं दिखता है। सूक्ष्म हो जाने के बाद में वो या तो लाल दिखेगा या तो बैगनी दिखेगा, या तो लाल दिखेगा या तो बैगनी दिखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो गोल्ड था, वो जो गोल्डन कलर था वो अब लाल कलर या रेड या बैगनी यानी कि पर्पल कलर हो चुका है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्तर पर पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बदल जाते हैं। अगर कथन और अभिकरण करके प्रश्न बनाता है तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न, ऐसे सेंटेंस डाल देगा विकल्प में, जैसे इस स्तर पर भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण नहीं बदलते हैं, या सामान्य रूप से बदलते हैं, या पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, कुछ इस टाइप से देगा। या सेंटेंस में डाल देगा सोना जो पीला पीला था वो नीला हो गया है, ऐसे करके भी अगर विकल्प में देता है तो वो चीजें भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो फॉर्मेट बन सकता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब पदार्थ बड़ा था तब हम कह रहे हैं कि वो मजबूत नहीं था, लेकिन जब पदार्थ सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंच गया है तो वो मजबूत कैसे हो गया। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि नैनो स्केल पर ले जाएं, जैसे एक डॉट, ये डॉट हो गया है, मतलब समझ लीजिए कि ये डॉट ही वो कण है, वो अणु है, परमाणु है। तो अगर ये डॉट के फॉर्म में अगर हम ले आए किसी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते, ब्रेक करते करते, तो क्या वो मजबूत हो जाएगा। तो बिल्कुल, जितना पदार्थ छोटा करते जाएंगे उतना ही वो पदार्थ मजबूत होता जाता है। इसका एक सरल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप एक लाठी ले लीजिए, एक पतली लाठी ले लीजिए, मतलब इतना भी पतला ना रहे। समझ लीजिए कि आपने इतनी मोटी लाठी ले ली है, ठीक है, और ये लाठी है मान लीजिए 2 मीटर की है, ठीक है, ये 2 मीटर की लाठी आपने यहाँ पे देख ली। अब इसको जब तोड़ने के लिए मैं कहूंगा तो जब यहाँ से आप इसको झुकाएंगे
तो ये काफी ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, मतलब ये काफी ज्यादा मुड़ेगा। जितना जल्दी मुड़ेगा उतना ज्यादा ये टूटेगा। इसको अगर हम और छोटा कर दें, ठीक है, 1 मीटर पे ले आए, अब भी अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, मोड़ेंगे, तो यह मुड़ जाएगा, ठीक है, आसानी से मुड़ जाएगा। इसको और छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें। अब जब कोई डंडा इतना ही बड़ा है तो आप इसको कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो झुकाव, जो मुड़ाव एक लंबे पैमाने पर या लंबाई में हो पाता, वो छोटा होने पर नहीं होगा, ठीक है। जैसे गन्ना आपने देखा है, गन्ना ऐसे ऐसे इसमें बना होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसको तोड़ना है, तो आप कहीं से भी तोड़ेंगे तो यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे 3-4 पॉइंट और इसमें जुड़ा था, इसको फिर आपने ब्रेक किया तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, फिर आपने ब्रेक किया वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। एक समय आएगा जब ये छोटी सी गुल्ली ही बचेगी। इस गुल्ली को तोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि अभी छोटा हो चुका है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जितना पदार्थ छोटा होता जाएगा, वो पदार्थ वो कण के फॉर्म में जब वो आ जाएगा तो वो उतना ही मजबूत हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी भी बदलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नैनो पदार्थ की विशेषता है, सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता इसकी मजबूती है, ठीक है। इस स्तर पर सामग्री अधिक मजबूत और हल्की हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पदार्थ को छोटा करेंगे तो उसका वेट भी हल्का हो जाएगा और ये और अधिक मजबूत हो जाएगा, और इसमें जो सूक्ष्म दोष होते हैं वो भी कम हो जाएगा। जैसे जब आप कोई बड़ी वस्तु लेंगे, बड़ा पदार्थ लेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे उसमें क्रैक्स होगा, जैसे कुछ भी आप लेते हैं, गन्ने को ही ले लीजिए, तो जितना बड़ा आप लेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोष होगा, कहीं क्रैक्स होगा, कहीं डिसलोकेशंस होगा, उसमें रिक्त स्थान भी होते हैं, है ना। लेकिन जब कण के फॉर्म में वो पदार्थ हो जाता है तो जो दरारें होती हैं, दरारें तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, जितना टूटना था वो टूट चुका है। अब वो सिर्फ एक कण है, अब इसमें कोई दरार नहीं बचेगा, इसमें कोई डिसलोकेशन नहीं होगा। डिसलोकेशन का मतलब होता है जैसे जो अणुबंध होते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, उसके जो कण होते हैं वो आपस में अणुओं के माध्यम से बंधित होते हैं। तो अगर कोई कण दूसरे कण से या कोई अणु दूसरे अणु से प्रॉपर रूप से बंधित नहीं है तो उसी को डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे ऐसा हो गया कि कण ही एक है तो इसमें डिसलोकेशन या अणुबंध जैसा कुछ रह नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिसलोकेशन कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा क्योंकि अब वो बहुत छोटा हो चुका है। या कॉन्सेप्ट रहेगा तो बहुत मजबूती से वो अणु आपस में बंधे रहेंगे। इसके अलावा रिक्त स्थान, यानी कि कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, तो बहुत मजबूत रूप से जो है ये नैनो पदार्थ आपके सामने आता है, ठीक है। नैनो स्तर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कण इतने छोटे होते हैं कि उनमें बड़े दोष मौजूद नहीं रह पाते हैं। स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्ड हो जाता है इसके अंदर, ठीक। आगे बढ़ें। अब ये सब इसकी विशेषता है। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से नैनो पदार्थ की विशेषता है या नहीं है, उसमें लिखेगा दरारें कम होती हैं, डिसलोकेशंस नहीं होते हैं, रिक्त स्थान कम होता है, तो वो नैनो पदार्थ की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बड़े दोष मौजूद नहीं रहते हैं, परमाणु विन्यास बेहतर हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्डिंग हो जाती है, ये भी नैनो पदार्थ की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब जैसे सीसी कोवेलेंट बॉन्ड अत्यंत मजबूत हो जाते हैं नैनो नैनो पदार्थों में, यानी कि सूक्ष्म कणों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी विशेषता हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट मतलब नरम होता है काफी, जैसे पेंसिल वगैरह आप देखते हैं तो नरम होता है, पेंसिल क्या है, ग्रेफाइट ही होता है। इसके अलावा जब आप हीरे पे जाएंगे तो ये कठोर हो जाता है, ठीक है। और ये जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, ये नैनो पदार्थों से बना होता है, तो ये स्टील से भी काफी ज्यादा मजबूत होता है, स्टील से भी कई गुना मजबूत होता है, ठीक है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, नैनो पदार्थ की जो और कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। पहला है रिएक्टिविटी। नैनो पार्टिकल्स रासायनिक रूप से अधिक रिएक्टिव हो जाते हैं या अधिक सक्रिय होते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। कथन वाले टाइप में प्रश्न में ये प्रश्न बन सकता है, तो याद रखना जो नैनो पदार्थ होते हैं ये अधिक सक्रिय होते हैं या एक्टिव या रिएक्टिव होते हैं, एग्जाम में ऐसे दे सकता है, ठीक है। बिजली चालन, इनकी विद्युत चालकता में भी बदलाव आता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसकी विशेषता के अंतर्गत प्रश्न बन सकता है, ये इसकी विशेषता है, और इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से ताकि कोई डाउट ना रहे। जब किसी पदार्थ का आकार नैनो स्तर पर घटाया जाता है तो उसका आयतन बहुत कम हो जाता है,
लेकिन सरफेस क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ऐसे है ये, ठीक है। अब इसका जो आयतन है ये अभी ज़्यादा है, इसको जब आप काट देंगे, बीच से काटेंगे जब आप इसको, ठीक है, तो ये अलग होके ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कुछ छोटा हो जाएगा जब आपने काटा इसको। तो अब ये क्या है, अभी आयतन इसका ज़्यादा था, अभी जब आपने बीच से इसको काट दिया तो इसका आयतन सीधा हाफ हो गया। आयतन सीधा हाफ हो गया। आयतन का मतलब इसके बीच का ये जो भरा भरा आप देख रहे हैं ना, ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, इसके अंदर अंदर ये आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसको जब आप हाफ करेंगे तो ये सीधा सीधा हाफ हो जाएगा। लेकिन इसका जो सरफेस क्षेत्रफल होगा, ये जो साइड का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो साइड का क्षेत्रफल है, ये सीधा हाफ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये हाफ के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो जितना आप इसको काटते जाएंगे आयतन इसका कम होता जाएगा, और जो सरफेस क्षेत्रफल है, यानी कि जो साइड वाला क्षेत्रफल है, ये बढ़ेगा। उस आयतन के कंपैरिजन में ये सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ेगा। समझ गए? इसको आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि कम होता है कि ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो नैनो पदार्थों में जो होता है, आयतन घटता है और जो सरफेस क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। वही यहाँ पे लिखा होगा, उसका आयतन बहुत कम हो जाता है लेकिन सतह क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर देता है एग्जाम में विशेषता के रूप में तो बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो क्वांटम इफेक्ट्स होता है वो भी नैनो पदार्थों में आ जाता है। ठीक है, नैनो स्तर पर पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार नॉर्मल भौतिकी के बजाय क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार नियंत्रित होने लगता है, और इसी क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ही जो है पदार्थों का रंग बदल जाता है। जैसे गोल्डन कलर जो था सोने का, वो लाल और बैगनी दिखने लगता है, विद्युत चालकता बदल जाती है, चुंबकीय गुणों में ये परिवर्तित होने लगते हैं जो नैनो कण होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के प्रकार। इसको समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है, या हम किस तरह से पदार्थों को नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरह का है मेनली, एक तो आपका है टॉप डाउन, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पर बॉटम अप। बहुत आसान है, कुछ कठिन सा नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ी सामग्री को काटकर छोटे स्तर पर लाना, ये टॉप डाउन है। टॉप का मतलब टॉप मतलब बड़ा वाला, ठीक है, और डाउन का मतलब नीचे लाना, यानी कि इसको छोटे करते हुए आना। ठीक है, इससे बड़ा फिर इसको छोटा, मतलब बड़े से छोटा, ये हो गया टॉप डाउन। यानी कि बड़ी सामग्री थी उसको काटते 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 छोटे स्तर पर ले आना। अब ये कैसे होगा? इसको काट कर ला सकते हैं, घिस कर ला सकते हैं, या एचिंग द्वारा नैनो आकार तक इसको लाया जाता है। और जो इसका उपयोग होता है ये कंप्यूटर चिप के निर्माण में हो सकता है या नैनो पैटर्न बनाने में हो सकता है। तो टॉप डाउन आप लोग समझ गए होंगे कि बड़े जैसे कोई पदार्थ है उसको घिसते काटते या एचिंग के माध्यम से नैनो स्तर तक लाना ही टॉप डाउन हो गया। ठीक है, इसके अलावा बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब है कि परमाणु और अणुओं को एक एक करके जोड़कर नैनो नैनो सामग्री तैयार करना कार्बन नैनो ट्यूब में। जैसे बॉटम अप में क्या होता है कि एटम्स और जो अणु होते हैं उनको एक एक जोड़ के, जैसे जो एटम है कोई जरूरी नहीं कि वो 10 टू पावर -9 पे हो सकता है कि वो 10 टू पावर -17 पे हो। कोई कण ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 टू पावर -17 पे हो। ठीक है, अब 10 टू पावर -17 को ले लिया, इसके अलावा 10 टू पावर प्लस यहाँ पर ले लिया मैंने, किसी और को ले लिया, मान लीजिए 6 को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 10 टू पावर -17 में से 6 गया 11। अभी इसमें दो और जोड़ देंगे जब 10 टू पावर +2, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -9। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परमाणुओं और अणुओं को जोड़ते जोड़ते नैनो सामग्री बना रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा कर रहे हैं कि छोटे छोटे एटम्स को जोड़ के हम नैनो सामग्री तक ला रहे हैं। या कोई जरूरी नहीं कि 10 टू पावर -9 तक लाना है, क्योंकि जो स्केल मैंने ऊपर बताया था वो 10 टू पावर -7 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम परमाणुओं और अणुओं को जोड़कर अगर हम नैनो सामग्री बनाते हैं तो वो बॉटम अप का एग्जाम्पल है। और ये जो इसका जो प्रमुख उदाहरण है, ये कार्बन नैनो ट्यूब में इसका उपयोग होता है। कार्बन नैनो ट्यूब जो बनता है
कार्बन नैनो ट्यूब काफ़ी मजबूत पदार्थ होता है, स्टील से भी काफ़ी मजबूत होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब जो बनता है वो बॉटम अप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके इतिहास पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो शुरुआत हुआ था ये 1959 में पहली बार हुआ था। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत पुराना नहीं है, आज़ादी के बाद का ही है। आप देख सकते हैं अभी 1959 की टेक्नोलॉजी है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेयरमैन ने पहली बार इस विचार को दुनिया के सामने रखा था। यानी कि कह सकते हैं वैचारिक शुरुआत या सैद्धांतिक नींव जो है ये रिचर्ड फेयरमैन ने 1959 में दुनिया के सामने रखा था, ठीक है। अगर हम बात करें असली प्रगति की, यानी कि जो इसमें डेवलपमेंट हुआ था, एक्चुअल रूप में जो डेवलपमेंट हुआ था, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जैसे आधुनिक टूल्स के आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने नैनो स्तर पर चीजों को देखना और बदलना शुरू किया। एक्चुअल प्रगति तब होगा जब हम नैनो पदार्थों को देख सकें। तब देखा गया जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बना, ये टूल्स जब बना तो इसके बाद में नैनो स्तर पर चीज़ों को देखना शुरू हुआ और वहाँ पर जो है कुछ काम आगे बढ़ा। इसके पहले क्या था, ये सैद्धांतिक रूप था, मतलब सिद्धांत दिया गया था, प्रयोग वगैरह नहीं हो पाए थे, ना किसी ने देखा था। तो यहाँ पर क्या है, ये सैद्धांतिक और वैचारिक शुरुआत जो है ये रिचर्ड फेयरमैन ने किया था। ये याद रखिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी के इतिहास में पहली बार रिचर्ड फेयरमैन ने एक सोचा, एक थिंकिंग इन्होंने किया कि भाई हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी भी कोई चीज हो सकती है। प्रगति कब हुई, जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आया और नैनो पदार्थों को देखा जाने लगा। इसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम आप लोग याद रखिएगा, नोरियो टैनीगुची। नोरियो टैनीगुची ने पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। देखिए कितना नाम मैच कर रहा है, नोरियो से नैनो और टेक्नोलॉजी से टैनीगुची, ठीक है। तो याद करने में ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हुआ था 1974 में। 1974 में पहली बार जापानी वैज्ञानिक नोरियो टैनीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद फिर आता है 1981 में क्या हुआ, तो वास्तविक प्रगति की शुरुआत स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आविष्कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1980, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया डेटा, पहले 80 की ही बात कर लिया है, तो वही 80-81 की ही बात कर सकते हैं, ठीक है। 80-81 एक ही है, ये दोनों समझ लीजिए एक ही है। जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो एक्चुअल प्रगति हुआ, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली। और 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जापानी वैज्ञानिक नोरियो टैनीगुची ने किया था, ठीक है। गर्ड बिनिंग और हेनरिक रोहरर ने इस यंत्र का आविष्कार किया। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है, ये भी पूछ सकता है कि पहली बार नैनो पदार्थों को कौन से माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो कौन से माइक्रोस्कोप से देखा गया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखा गया। इसका आविष्कार किसने किया था, तो गर्ड बिनिंग हेनरिक रोहरर ने इसका आविष्कार किया था। समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यह उपकरण पहली बार परमाणुओं को देखने और उनकी स्थिति को बदलने में सक्षम था और इसके लिए 1986 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है 1985 में फ्लोरीन C60 की खोज। ये अगर डेप्थ में बनाना होगा प्रश्न तो पूछ सकता है फ्लोरीन की खोज कब हुई, तो 1985 में हुई। इसको डिनोट कैसे करते हैं, C60, ठीक है। फ्लोरीन की खोज, या कार्बन का नया रूप था, फुटबॉल जैसी संरचना। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है क्योंकि फुटबॉल जैसी संरचना की चर्चा बहुत बार नैनो टेक्नोलॉजी में होती है। जैसे ये जो कार्बन नैनो पदार्थ बनता है वो भी इसी पदार्थ से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नैनो कार्बन अनुसंधान। तो ये जो नैनो कार्बन पदार्थ का अनुसंधान है इसमें इसी फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन प्रारूप फुटबॉल जैसी संरचना रखता है, तो ये होगा फ्लोरीन C60, ठीक है। 1985 में फ्लोरीन की खोज हुई थी और इसका उपयोग नैनो कार्बन अनुसंधान में मिलता है। कार्बन का ये नया रूप है, ठीक है। इसके बाद में फिर आइए 1991 में कार्बन नैनो ट्यूब की खोज।
इसको खोजा किसने था? कार्बन नैनो ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट पदार्थ है और इसका उपयोग बृहद रूप में होता है क्योंकि स्टील से भी काफी ज्यादा ये मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो इसको खोजा था सुमियो लिजिमा, मतलब जापानी शब्द है आई थिंक ये भी। ठीक है, सुमियो लिजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब की खोज की थी। कार्बन नैनो ट्यूब अत्यंत मजबूत और हल्के होते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा और एरोस्पेस में बढ़ा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, अभी आगे आप लोग एंड तक बने रहिएगा, आगे और भी महत्वपूर्ण डेटाज आएंगे। इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो अभी मैंने ऊपर बताया, जो घटनाएं मैंने आपको ऊपर बताई, उसी का एक तरह से यहाँ पे टेबल में इसको लिख दिया गया है। फटाफट आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। 1959 में क्या हुआ? रिचर्ड फेयरमैन ने पहली बार एक सैद्धांतिक विचार रखा कि हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी भी कुछ हो सकता है। अगर हम पदार्थ को सूक्ष्म स्तर पर ले जाकर किसी कण से कोई पदार्थ या नया डिजाइन बनाते हैं तो काफी मजबूत होगा, यूनिक होगा। ये सैद्धांतिक रूप जो है रिचर्ड फेयरमैन ने 1959 में कल्पना इसकी की थी। ठीक है, 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया गया। जापानी थे वो, नैनो गटी टैगी ऐसा कुछ नाम था उसका। ठीक है, वैज्ञानिक का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद नैनो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ। 1981 में इसका आविष्कार हुआ था। 1985 में C60 कार्बन का जो नया रूप है फुलरीन, जिसके माध्यम से नैनो कार्बन के अनुसंधान में काफी महत्वपूर्ण खोज हुई, उसका जो है फुलरीन को खोजा गया 1985 में। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब की जो खोज हुई थी ये सीधे 1991 में हुई थी। तो ये कुछ डेटा हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पर। तो बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएं तो इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का जो अनुप्रयोग है ये मेडिसिन और हेल्थ केयर में है। नैनो पार्टिकल्स से दवाएं बनती हैं जो बीमारियों को टारगेट करती हैं। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम शरीर के खास हिस्से तक पहुंचाई जाती है। जैसे हर कण शरीर के खास हिस्से तक नहीं पहुंच सकता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में कुछ कण ऐसे होते हैं जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम शरीर के किसी खास हिस्से तक पहुंचाते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। भारत में कोविड-19 वैक्सीन में नैनो तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। नैनो सेंसर से डायग्नोस्टिक सेंटर और तेज और सटीक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डायग्नोसिस जो है नैनो सेंसर से और तेज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग में तो सबसे ज़्यादा जो नैनो पदार्थों का उपयोग हो रहा है वो नैनो चिप्स को बनाने में होता है, क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं, तेज हैं, कम बिजली खाने वाले होते हैं। और भारत का लक्ष्य 2032 तक 3 नैनोमीटर चिप्स बनाना है। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि जो भारत का लक्ष्य है वो 3 नैनोमीटर तक का जो लक्ष्य है चिप्स बनाने का, ये कब तक का रखा गया है? तो 2032 तक का रखा गया है। ये टारगेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिप के क्षेत्र में हम अभी बहुत पीछे रह गए, चाइना वगैरह बहुत आगे निकल जा चुका है। तो हमारी भी कोशिश है कि 3 नैनोमीटर तक का हम चिप जो है वो 2032 तक बनाए, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है डेटा। ऊर्जा में अगर हम देखें तो सोलर सेल्स में नैनो मटेरियल से एफिशिएंसी बढ़ती है। बैटरी में नैनो तकनीक से चार्जिंग तेज होता है। भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन में नैनो सेंसर्स का इस्तेमाल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में नैनो फिल्टर से पानी साफ होता है, प्रदूषण कम होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स से CO2 कैप्चर किया जाता है। भारत में क्लीन टेक में नैनोटेक का उपयोग बढ़ा है। जो कार्बन कैप्चरिंग होती है, जिसमें हम लोग कार्बन को पकड़ के स्टोर करते हैं, उसमें जो पदार्थ का उपयोग होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं वो नैनो ट्यूब्स ही होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, लीकेज वगैरह इसमें नहीं होता है। कृषि की अगर हम बात करें, नैनो फर्टिलाइजर्स से फसलें बेहतर बढ़ती हैं, कम पानी और कीटनाशक लगते हैं। इफ्को ने फूलपुर प्रयाग में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। इफ्को ने फूलपुर प्रयागराज में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बनाया है। करंट डेटा है इसलिए महत्वपूर्ण, करंट नहीं कह सकते हैं, बहुत पहले का ही बना हुआ है, लेकिन ये अपने आसपास का डेटा है, उत्तर प्रदेश का डेटा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इफ्को नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है, किस जिले में है? तो फूलपुर प्रयागराज में है।
नैनो तकनीक से क्रॉप ब्रीडिंग में जीन बदलाव आसान हुआ है। डिफेंस और मिलिट्री में आर्मर, सेंसर, ड्रोन के इस्तेमाल में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो उपयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। इसको भी आप सब लोग देख लीजिएगा। अगर हम बात करें भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे कैसे हुआ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसको आप सब लोग पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1998 से लेके 2002 के बीच में, भारत के रणनीतिक विकास और प्रौद्योगिकी लक्ष्यों के अंतर्गत नैनो मटेरियल्स का पहला उल्लेख यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिलता है। तो सीधे प्रश्न अगर बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नैनो मटेरियल्स का पहला उल्लेख मिलता है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, इसके अलावा 2001 में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी की स्थापना की गई, तो उसमें जो है नैनो मटेरियल्स विज्ञान और उपकरण पर एक विशेषज्ञ समूह की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद में आपका 10वां पंचवर्षीय योजना आता है 2002 से 2007 के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, नैनो विज्ञान की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसके तहत 2001 में राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पहल एनएसटीआई की शुरुआत की गई थी। तो एनएसटीआई यानी कि राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो विज्ञान की जो शुरुआत है ये 2001 में की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशन मोड अनुसंधान विकास में आगे बढ़ने के लिए 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 सरकार ने एनएसटीएम के दूसरे चरण के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी का समर्थन जारी रखा, जहां मिशन का उद्देश्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं से उद्योग तक प्रौद्योगिकियां लाना था। यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो अनुसंधान प्रयोगशाला है वहां से उद्योग तक इस टेक्नोलॉजी को लाना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में था। और नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो नैनो विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है मोहाली में है, ये भी याद रखिएगा, जिसे भारत में नैनो अनुसंधान पर जोर देने के लिए एनएसटीएम के तहत बनाया गया था। यानी कि 2007 में ये जो मिशन स्टार्ट किया गया था नैनो विज्ञान वाला, इसके तहत मोहाली में नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ विकास काल रहा है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें प्रमुख व्यक्ति के बारे में या प्रमुख खोज के बारे में जहां पर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर जो ये पहला डेटा आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, शॉर्ट में इनको बोलते हैं CNR राव। ठीक है, CNR राव इनको शॉर्ट में बोलते हैं। फिर भी नाम आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। इनको भारतीय टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है, भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का, सॉरी, इनको भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। अकार्बनिक नैनो ट्यूब और कार्बन नैनो ट्यूब पर उनका कार्य नैनो केमिस्ट्री में एक उत्कृष्ट योगदान है। तो भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, तो CNR राव को कहते हैं। इनकी खोज या इनका उत्कृष्ट योगदान किस क्षेत्र में है, तो अकार्बनिक नैनो ट्यूब और कार्बन नैनो ट्यूब, यानी कि दोनों तरह के नैनो ट्यूब, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के नैनो ट्यूब पर इनका जो है विशिष्ट योगदान है। ऑप्शन में दे सकता है कि इनका विशिष्ट योगदान किस क्षेत्र में है, तो कार्बनिक दे देगा, अकार्बनिक दे देगा, इनमें से कोई नहीं या दोनों दे देगा, तो आपको दोनों लगाना है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा जल शोधन में हम यहाँ पर देखते हैं BHU जो है, BHU के वैज्ञानिक द्वारा विकसित कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर। ये फिल्टर पानी से सूक्ष्म से लेकर नैनो स्तर तक के प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटाता है। तो ये प्रश्न अगर बनता है कि हमारे यहाँ पर नैनो स्तर तक के पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए किस संस्थान ने काम किया है, चाहे जल शोधन में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान ने काम किया है, आपका वो जो मोहाली है वो भी दे सकता है, BHU दे देगा, या 2-4 संस्थान और दे देगा जो काफी जैसे इसरो ही दे दिया, ऐसे करके दे सकता है। तो यहाँ पर आपका जो BHU संस्थान है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, इसने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल शोधन पर इन्होंने काम किया है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा एवं समाधान में आप देख सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DRDE ग्वालियर ने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टाइफाइड का तेजी से पता लगाने वाला
किट बनाया है। तो यहाँ पर एक संस्थान और है जो कि स्वास्थ्य सेवा में इसने जो है कुछ उत्कृष्ट योगदान दिया है अपना, जो कि टाइफाइड जो बुखार होता है इसका तेजी से पता लगाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी से एक किट बनाया है। और वो संस्थान है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जिसको शॉर्ट में DRDE, ये ग्वालियर में स्थित है। इसने टाइफाइड का तेजी से पता लगाने वाला किट बनाया है। यह किट 1 से 3 मिनट के भीतर रोगी के सीरम में साल्मोनेला टाइफी एंटीजन का पता लगा लेती है, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जो CN राव हैं, इनको भारत का नैनो टेक्नोलॉजी का जनक बोला जाता है। इन्होंने अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों नैनो ट्यूब पर इन्होंने अपना जो है उत्कृष्ट योगदान दिया। जल शोधन में BHU विश्वविद्यालय ने जो है काम किया है। स्वास्थ्य सेवा समाधान में DRDE यानी कि ग्वालियर की संस्था ने काम किया है, जो टाइफाइड का तेजी से पता लगाती है। 1 से 3 मिनट के अंदर टाइफाइड बुखार का पता लगा लेती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऊर्जा विज्ञान की, तो ऊर्जा विज्ञान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किए गए अनुसंधान से पता चला है कि कार्बन नैनो ट्यूब में तरल प्रवाह विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब में जो तरल प्रवाह होता है उसमें अगर हम तरल प्रवाह करें तो ये विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, जिससे स्वशक्ति युक्त हृदय पेसमेकर यानी कि हृदय को सामान्य गति से धड़कने में जो सहायता करता है, इसका विकास हो सकता है। इस नवाचार से बैटरी पर निर्भरता कम होने की संभावना है। अभी क्या होता है, पेसमेकर जो लगता है, हार्ट जैसे किसी का हार्ट ब्लॉकेज वगैरह होता है, फेल होता है, मतलब मेनली ब्लॉकेज में पेसमेकर का उपयोग होता है। तो वहां पर जो पेसमेकर लगता है उसमें बैटरी लगती है और उस पेसमेकर की कुछ अवधि होती है, 10-5 साल या जितना भी होता होगा, उस पेसमेकर की कुछ अवधि होती है। ऐसे में क्या होगा, अगर हम नैनो ट्यूब लगाते हैं और उसमें तरल प्रवाह यानी कि जो ये विद्युत प्रवाह होता है खून में, इसके प्रवाह से ऑटोमेटिक नैनो पदार्थ में विद्युत धारा उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गई तो ये जो बैटरी लगता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जो तरल प्रवाह का काम होगा वो ब्लड कर देगा, और नैनो ट्यूब लगाने से क्या होगा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इससे क्या होगा, ये जो बैटरी वाला काम है ये खत्म हो जाएगा। और ये परमानेंट, मतलब एक बार आपने पेसमेकर सेट कर दिया तो फिर आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। हालांकि ये जो पेसमेकर वगैरह लगता है इसमें बहुत बड़ा मेडिकल क्षेत्र में इसमें धंधा हो रहा है। ठीक है, ये लोग जान के जो बैटरी होती है उसका लाइफ टाइम कम कर देते हैं। जैसे हम लोग इन्वर्टर की बैटरी लेते हैं तो उससे पूछ के लेते हैं कि भाई 4 साल 5 साल का वारंटी गारंटी दो आप, तो वो मिलता है तो फिर आप लेते हैं। ऐसे ही पेसमेकर वाले में भी होता है, पेसमेकर में भी होता है। वो लोग गारंटी वारंटी देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अनहोनी घट जाती है, इसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं अपनी, कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये बॉडी डिफेक्ट की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, तो ये मेडिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है पेसमेकर के माध्यम से। इस पर एक मूवी भी बनी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, साउथ की मूवी है, थ्रिलर मूवी है, कोई सस्पेंस थ्रिलर। ठीक है, तो अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा कुछ बन जाता है तो ये जो मेडिकल का धंधा वगैरह है सब खत्म हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की एक टीम ने बेहतर औषधि वितरण के लिए कई नैनो कण आधारित प्रौद्योगिकी विकास की है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर रिसर्च है और कुछ प्रमुख नवाचार हैं जो हमारे भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो CN राव है, इनको आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है प्रमुख अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान। इसमें जो मोहाली है इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है, जो विशेष रूप से नैनो बायोमेडिसिन और ऊर्जा के क्षेत्र में शोध कर रहा है। फिर है भारतीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, जो नवाचार और उच्च स्तरीय प्रमुख शोध संस्थान ये भी है। ठीक है, आगे बढ़े तो इसमें आप देख सकते हैं नेत्र, ये नेत्र एन एन नेत्रा करके है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यह एक विशाल नेटवर्क है जो IIS बेंगलुरु और IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर के जो केंद्र हैं उनको आपस में जोड़ता है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। ठीक है, ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, ये जो IIS बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर के केंद्रों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा नैनो बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है DBT के तहत। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण से जुड़े अनुप्रयोगों के लिए समर्पित है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में मार्केट ग्रोथ की, तो भारत में नैनो टेक जो है या नैनो टेक मार्केट जो है ये 19.1% के रेट से ग्रोथ कर रहा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बजट 2026 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 38,260.94 करोड़ रुपए RDI स्कीम के लिए
कुछ यहाँ पे प्रावधान वगैरह है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तो आई थिंक विज्ञान के लिए पूरा डाल दिया है, और आरडीआई स्कीम के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान, मतलब इसमें होगा कुछ ना कुछ, बहुत डिटेल में इसमें आ नहीं पाया है, ठीक है। इसके बाद में प्रमुख उपयोग की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का जो प्रमुख उपयोग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो यूरिया है। ये नैनो यूरिया लिक्विड ये इफ्को के द्वारा विकसित किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया है। यह रंध्रों के माध्यम से सीधे अवशोषित होता है। तो नैनो यूरिया लिक्विड किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया? मोहाली बेंगलुरु वाली जो संस्था थी, या बीएचयू बनारस के द्वारा, तो ये होगा इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया। ऐसे भी पूछ सकता है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया? तो इफ्को ने बनाया। और ये प्रश्न आई थिंक एक जीएस का पेपर कोई था उसमें पूछा भी गया था, ठीक है। तो जीएस के पेपर में मैंने इसको कहीं देखा हुआ है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया किस संस्था के द्वारा बनाया गया है, तो ये इफ्को के द्वारा बनाया गया है। एग्रीकल्चर का जो पेपर होता है वहां पर भी ये प्रश्न बनता है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यह रंध्रों के माध्यम से सीधे अवशोषित होता है, यानी कि जो रंध्र होते हैं, जो पेड़ों में रंध्र होते हैं, वो सीधे मतलब उनके पेट में सीधे चला जाता है, ऐसा कह सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स यूज एफिशिएंसी, पारंपरिक उर्वरकों में नाइट्रोजन क्षमता केवल 30 से 35% होती है, जबकि नैनो उर्वरक इसको कई गुना बढ़ा देते हैं। फसल उपज में 5.7% की ग्रोथ देखी जा सकती है। किसानों की आय में 2000 प्रति एकड़ की वृद्धि हो जाती है। परिवहन में आसानी होती है। 5 ml बोतल आप ले लीजिए और एक बोरी यूरिया ले लीजिए, सोचिए कितना बड़ा अंतर है। मतलब आप एक बोरी यूरिया खरीद रहे हैं, और ये जो दुनिया का नैनो यूरिया लिक्विड है ये 500 ml आप ले लेते हैं। तो मतलब एक छोटे से बोतल को आप एक बोरा से कंपेरिजन करेंगे तो इसको परिवहन करने में भी आसानी रहेगी, स्टोरेज करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, इसके बाद में नैनो सेंसर्स हैं, सटीक कृषि के लिए मिट्टी की नमी और कीटों का रियल टाइम सूचना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। स्वास्थ्य में आप देख सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी में मोहाली ने जो है काम किया इसमें, और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कुछ ना कुछ डिस्कशन कर लिया है। बाकी जो चीज़ है इसको आप लोग फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको सेशन को लंबा नहीं करना है। अब विद इन टाइम, मतलब आधे घंटे के अंदर एक एक चैप्टर को ख़त्म करना है। आप इसको एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि इसी क्लास में आपको याद हो जाए। बाकी अगर आप ये कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट कंप्लीट करा दिया गया है, साइंस कंप्लीट करा दिया गया है, ग्रामीण परिवेश 50% 60% कंप्लीट है, यूपी स्पेशल दे दिया गया है, कंप्यूटर दे दिया गया है। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। बाकी जो जीएस सेक्शन है उसको आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।